जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे और नन्हे बच्चों। अभी अभी आप प्राइमरी से मिडिल स्कूल में गए हैं। मिडिल की कक्षाएं जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी पढ़ाई थोड़ी सी विस्तृत रूप में शुरू हो जाती है। तो इसी में हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। क्या बताती है हमें किताबें और कवरें। तो हमने इसमें पढ़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किया, जिसमें कि दुनिया भर की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में एक है हमारे वेद। जिस वेद हमारे कितने वेद हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारे कुल कितने वेद हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वेदों को ऋषियों ने लिखा है। जो हमारे ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। जो वेद है जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस तत्पश्चात हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संस्कृत। संस्कृत भाषा जो हमारे क्या है भाषा, जो आज की संस्कृत है। और जो प्राचीन संस्कृत थी, जिस जिस संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए, वो संस्कृत प्राक संस्कृत थी। वो संस्कृत क्या थी? प्राक संस्कृत। उसे प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत बोला जाता था। और जो हमारी संस्कृत भाषा है वो किस भाषा ग्रुप की भाषा है? वो भारोपियन भारोपियन भाषा ग्रुप की भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत हमारी जो भाषा है वो भारोपियन भाषा परिवार का एक भाषा है। ठीक है, इतना हमने पढ़ने के बाद हमने जाना कि जो हमारा ये हमने ये है पांडुलिपि को पढ़ा, ऋग्वेद के पांडुलिपि को पढ़ा, देखा कि जो पांडुलिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। वुर्ज वृक्ष के छाल पे ये पांडुलिपि लिखी गई है। इसके बाद हमने बृहस्पति और नदी नदी जो नदियां हैं उनके बारे में हमने जो ऋग्वेद में वर्णन है उसे हमने पढ़ा। फिर हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो आगे के टॉपिक में हमें दिया है मवेशी, घोड़े और रथ। जो हमारे ऋग्वेद है उसमें मवेशियों का कितना महत्व था, घोड़ों का कितना महत्व था और रथ का कितना महत्व था। जिन उस समय मवेशियों के लिए लड़ा जाता था, जब युद्ध होता था तो वे सब जिससे युद्ध जीत जाते थे तो वो मवेशी को पकड़कर अपने पास लाते थे। उनके मवेशियों को दूसरे ग्रुप के मवेशियों को पकड़कर अपने पास ले जाते थे। मवेशियों को उम, जिनके पास जितने ज्यादा मवेशी होते थे उससे उनका परिवार में या फिर उसके समूह में उनसे उनका प्रभुत्व बढ़ता था कि उसके पास उतने अधिक मवेशी हैं। तो और जब वो कबीले में लड़ते थे तो क्या करते थे? जितने भी धन प्राप्त होते थे उसे 3 हिस्सों में बांट देते थे। कुछ हिस्से उस कबीले का मुखिया रखता था, कुछ पुरोहित को दिया जाता है और शेष जो बच जाते थे उसे आम जनता में बांट दिया जाता था। लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द। हमने यह भी देखा कि ऋग्वेद में अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता, इन तीनों देवताओं को अधिक वर्णन है। यानी कि जो ऋग्वेद है उस समय इन तीन देवों के बहुत अहम पूजा अर्चना की जाती थी। आज हम पढ़ेंगे खामोश प्रहरी। यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। खामोश प्रहरी। प्रहरी का मतलब आप जानते होंगे, पहरेदार। और खामोश का मतलब होता है शांत। शांत पहरेदार, अगर इसका अर्थ कहा जाए तो शांत पहरेदार। अब देखिए कहानी महापाषाणों की। महापाषाणों, पाषाण मीन्स तो जान रहे हैं, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, अब महा मीन्स बड़ा। यानी कि कहानी किसकी है? बड़े पत्थरों की। कहानी किसकी है? बड़े पत्थरों के। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। यहाँ देखिए, यहाँ जो चित्र दिया हुआ है इसे हम यहाँ देखेंगे। इन चित्रों को इन चित्रों को आप देखिए। ये शिलाखंड, ये जो शिलाखंड है महापाषाण, महा मीन्स होता है बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये जो शिलाखंड है महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। बोल रहा है कि जो ये एरिया है यहाँ पे किसी आदमी को बीच में दफनाया जाता था। उन्हें वहां पे
अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? किताबें और कब्रें। क्या बताती है? किताबें और कब्रें। तो यहाँ पे ये जो कब्र है, इसमें किसी आदमी को दफन किया जाता था। तो बोला ये पत्थर दफन करने की जगह, दफन ये जो बड़े-बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, ये दफन करने की चारों ओर सजा करीने से मतलब एक सलीके से लगाया गया है। देख रहे हैं आप एक सुंदर तरीके से चारों ओर वृत्ताकार शेप में रहे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। यह प्रथा कब शुरू हुई है? 3000 साल, आज से लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा कब है? यह प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्कन आप जानते होंगे, दक्षिण क्षेत्र हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में एक प्रदेश है दक्कन। एक क्षेत्र है उसे दक्कन बोला जाता है। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत जहाँ सेवन सिस्टर है और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो प्रथा है ये मध्य भारत में प्रचलित नहीं थी। ये कहाँ थी? दक्षिण में प्रचलित थी, उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित थी तथा उत्तर कश्मीर में भी प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। हमने एक पिक्चर देखा था जो बुर्जहोम का था। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। जमीन के भीतर भी मतलब कि जमीन के भीतर भी आदमियों को गाड़ा जाता था। उसमें बड़े-बड़े पत्थरों से सजाया जाता था या फिर जमीन के ऊपर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पत्थर जो कैसे सजाए हुए हैं, गोलाकार है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कई बार सिर्फ एक ही पत्थर को खड़ा कर दिया जाता था। वे एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कब्र नीचे रहता था और उसके ऊपर एक बड़े से पत्थर को सेप दे दिए, पत्थर को गाड़ दिया जाता था। तो उसका मतलब होता था कि इसके नीचे में क्या है? एक कब्र है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उसे क्रमबद्ध करो। जैसे गड्ढे खोदना। अब जब इसके लिए इतनी तैयारी तो इसमें सबसे पहले तो गड्ढे खोदने पड़ेंगे। उसके बाद शिलाखंडों। अब जहाँ पे वो महापाषाण की कब्र बनाते थे वहीं पे तो शिला नहीं, शिला मीन्स पत्थर नहीं पाए जाते थे। तो उसे उस जगह से इकट्ठा करके यहाँ पे लाना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, उन पत्थरों को लाकर उन्हें शेप देना। यहाँ पे हम किसी प्रकार के भी पत्थर को अगर जमाएंगे तो देख रहे हैं आप एक शेप में इन पत्थरों को डाला गया है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उस समय मशीन नहीं थी, लेकिन लगभग उन्होंने एक शेप देने का प्रयास किया है। और मरे हुए को दफनाना, और मरे हुए जो हो उसे यहाँ दफनाया जाता था। इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। बोल रहा है कि हमने प्रारंभिक चैप्टर में ही पढ़ा था कि उन सबों को उनके जैसे हमने बुर्ज होम में देखा था, उनको उनके बकरी के साथ दफनाया गया था और उनके बर्तनों, उनके यूज के सामान के साथ उनको दफनाया जाता था। वैसे ही महापाषाण काल में भी उनको उनके बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उस समय जो महापाषाण काल के जो कब्र थे उसमें अधिकतर ब्लैक और रेड कलर, काले और लाल रंग के मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार। और उनके साथ क्या मिले? लोहे के औजार और हथियार भी मिले, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। हमने इसे पहले जाना था क्योंकि उस समय की जो सोच थी, जो जो हमारे जो हमारे पूर्वज थे, उनकी ये सोच थी कि आदमी के मरने के बाद भी जीवन होता है। तो उनकी जरूरत की चीजों को उनके कब्र के साथ क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। यहाँ हम देख रहे हैं महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। इसे आप देख सकते हैं, ये महापाषाण काल में
लोहे के सामान मिले हैं वाई और घोड़े के लिए। ये घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियां और एक कटार। यहाँ पे इस प्रकार आप कटार देख रहे हो, कुल्हाड़ियां हैं और ये घोड़े के सामान है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब यहाँ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। सामाजिक असमानता मतलब समाज में कैसे कोई धनी थे कोई निर्धन थे, तो उसका पता कैसे हम लगाएंगे। पूरा तत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। हाँ, जिनको दफनाया गया वो व्यक्ति तो मर गया, तो उसके साथ उनके सामानों को भी दफना दिया जाता होगा। बोल रहा है कि जो मरा था उसी का सामान वो रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जब जब कब्रों का विश्लेषण किया गया देखा गया, तो देखे कि एक कब्र की अपेक्षा दूसरे कब्रों में ज्यादा सामान है। तो इससे यह पता चलता है कि जो जिस आदमी के पास ज्यादा सामान है, यानी कि वो दूसरे आदमी से या दूसरी कब्र जिसकी कब्र है उससे वो अधिक संपन्न होगा। ब्रह्मगिरी को खोजो। जो ये हमने जो फर्स्ट मैप देखा था उसमें हम देखेंगे। आप बुक को ओपन करिएगा और फर्स्ट चैप्टर में ब्रह्मगिरी को ढूंढिएगा और देखिएगा। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। वहां एक जो व्यक्ति के संग का कब्र था उसमें 33 सोने के मन के मीन्स माले। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। अब इससे यह एहसास होता है कि जो जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले थे तो वो क्या है, वह एक उसके पास आर्थिक संपन्नता कम होगी। और जिसके पास 33 सोने के मन के मिले, यानी कि उसकी समाज में स्थिति अच्छी होगी और वो एक संपन्न परिवार से उस समय परिवार की से तो संकल्पना नहीं थी, लेकिन उसके पास आर्थिक क्षमता ज्यादा होगी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो कब्रों का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि कुछ लोग थे, कुछ लोग सरदार रहे होंगे, कुछ लोग प्रजा रहे होंगे, कुछ लोग अनुयायी रहे होंगे। क्या कुछ कब्रें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों की थी। बोल रहा है कि जो हम बहुत सारे कब्रों पे रिसर्च किया गया, तो क्या कुछ ऐसे भी कब्र थे जो किसी खास परिवार के थे। क्या इससे इन कब्रों से पता चलता है क्या। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। बोल रहा है कभी कभी एक ही जगह पे, एक ही जहाँ पे दफनाया गया है वहां पे एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वह यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बोल रहा है कि इस इन सबों का जब विश्लेषण पुरातत्वविद करते हैं तो उन्होंने यह महसूस किया कि शायद जो एक ही कब्र पे 4, 5 या 6, 7 लाशें मिली हैं, 6, 7 कंकाल मिले हैं, तो हो सकता है कि वो सभी एक ही परिवार के हों और उनकी जो सोचने का तरीका हो कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको इन्हीं में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। आपने अभी शुरू के पिक्चर में देखा होगा कि इस कब्रों में यहाँ पे इन इसमें देखिए एक यहाँ पे एक होल बनाया जाता है। तो इस होल के को ओपन करके जब दूसरे जो बाद के कब्रों को जो बाद के जो प्रारंभ में पहले इसे दफना दिया जाता था, ये बनाकर रख दिया जाता था कि जब बाद में उस परिवार के सदस्य में किसी की मृत्यु होती है तो फिर से उनको इस होल के द्वारा फिर से यहाँ पे लाके दफनाया जाता था। मतलब कि उसमें पूरा ओपन ना करना पड़े, उन्होंने एक सिस्टम रखा था कि हम एक होल के द्वारा जाएंगे और वहां पे जाके उन्हें फिर से उन्हीं परिवार के सदस्यों को साथ दफना देंगे। गोलाकार ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे।
जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। बोल रहा है कि जो ये पत्थर लगाए जाते थे तो उससे पता चलता था कि यहाँ पे एक कब्र है और उससे यह पता चलता है कि जब उनको कभी जरूरत हो तो वहां पे आकर शवों को फिर से दफनाया जा सके। इनाम गांव, इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। जो इनाम गांव है जो हम आपने मानचित्र 2 में देखिएगा कि उसमें इनाम गांव कहाँ है। वहां पे एक ऐसे वहां पे एक ऐसे कब्र मिले। इमाम यह यह भीमा की सहायक नदी नदी घोड़े के किनारे किनारे एक जगह है। घोड़ के किनारे एक जगह है। क्या है कि जो भीमा की सहायक नदी घोड़ है उसके एक शहर है, उसका नाम था इनाम गांव। तो वहां पे एक जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहां पे 3600 साल पहले से 2700 साल पहले 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ व्यस्त लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। बोला है कि जो व्यस्क लोग होते थे उन्हें सीधा लिटा दिया जाता था और था उनके सिर उत्तर की ओर होते थे। उनका सिर किधर होता था? उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ज्यादातर उन्हें क्या कहा जाता था? घर के अंदर ही दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उन्हें कई बार घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिसे शायद खाना और पानी हो ने दफनाए गए सबके पास रख दिया जाता था, क्योंकि उनका सोचना था कि मरने के बाद भी जीवन होता था तो उनके साथ उनके खाने और पीने का भी व्यवस्था कर दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बोल रहे हैं कि ये जो एक घर में 5 कमरे वाले घरों में एक आदमी को क्या मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यह बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे और सबके पैर मुड़े हुए। मतलब यह बता रहा है कि जो ये सब दफनाने की जो प्रक्रिया थी और सबके साथ सामानों को रखने की जो प्रक्रिया थी उससे हमें उस समय की संस्कृति, उस समय के उस समय का जीवन जीने का क्रियाकलाप को हमें पता चलता है। हमें यह पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार के बर्तन यूज करते थे, उनकी सोच क्या थी, वो क्या सोच के उनके साथ पत्नी, उनके साथ सोने के मन के, उनके साथ बर्तन, उनके साथ पीने के पानी तथा उनके साथ खाने की वस्तुएं रख दिया करते थे कि उनको इस इसके पीछे उनका क्या सोचना था। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। बोला छोटे आकार के आधार पर बच्चों के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। बोल रहा है कि जो कंकाल होते हैं तो जो बच्चा और बच्ची दोनों के कंकाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंगाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंगाल के साथ गहने मिले हैं तो उसके साथ उन्हें महिला मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। हम्म अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अक्सर आपने भी देखा होगा कहीं कोई कोई पुरुष तो महिलाओं से भी अधिक गहने पहनते हैं। तो यह अक्सर यह कहना गलत है कि सिर्फ महिलाएं ही गहने पहनती थी और जिस कब्र के साथ गहने मिले हैं वह महिलाओं के कब्र है। कंकाल के लिंग पहचाने का बेहतर तरीका हड्डियों की जांच। जो हड्डियों की जांच है उससे पता चलता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, क्योंकि जो महिला होती हैं वो बच्चों को बॉर्न करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, तो इसीलिए उनके जो कुल्हों का जो उम, कुल उनका जो बैकबोन का जो बोन होता है
जो बैकबोन के पीछे का बोन होता है, उसे वह थोड़ा-सा चौड़ा होता है। इसीलिए इससे पता चलता है कि जो जो ये पुरुष का बोन है कि महिलाओं का है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। यह पहले नहीं पता गया था। इसे आजकल जो नए-नए रिसर्च हो रहे हैं उसके बाद इसके द्वारा यह पता किया जाता है। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम की व्यक्ति वैद्य हुए थे। बोल रहा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के वैद्य हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वो कहते थे मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। अब आप बताइए कि इन 3000 जो 2000 साल पहले ये जो हम चरक संहिता है, चरक संहिता में चरक ने यह बताया कि हमारे जो मनुष्य होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है? 360 हड्डियां होती हैं। हम्म, यह आधुनिक शारीरिक रचना विज्ञान को 2206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। जबकि हम अब पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती हैं। लेकिन इस पर वैज्ञानिकों का जो पुरातत्वविद है वो अपना अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि इसमें उन्होंने यह तर्क दिया होगा कि उन्होंने मनुष्य के दांतों को भी गिना होगा। मनुष्य के दांतों को भी गिना होगा, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई गई थी। उन्होंने यह संख्या क्या बताती थी? मनुष्य के दांतों को जोड़कर भी बताया था, क्योंकि जो हड्डियां हम लोग गिनते हैं, जो आज हमारे साइंस में हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन उसमें हम दांतों को नहीं गिनते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी चरक संहिता में जो चरक ने जे तो वो इन दांतों को भी तथा कार्टिलेज जो हमारे कार्टिलेज है उनको भी गिना था, और जोड़ के हड्डियां हैं उन्हें भी काउंट करके यह बताया था कि हमारे पास कुल 360 हड्डियां होती थी। इनाम गांव इनाम गांव के लोगों का काम धाम थे। अब काम धंधे मतलब व्यवसाय, उनका क्या व्यवसाय था? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, इनाम गांव के लोगों का क्या व्यवसाय था? इनाम गांव के में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजार, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। आप देख रहे होंगे कि जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय भी कितने फसलों का उत्पादन किया जाता था। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान का से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबर, हिरन, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जा गई हैं। यानी कि उस समय प्रारंभिक अवस्था में इतने जानवरों के अवशेष मिले हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वे वेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के स्वाद की रस भरी एकत्र की जाती थी। उस समय क्या क्या एकत्र किया जाता था? आंवला एकत्र करते थे, जामुन एकत्र करते थे, खजूर एकत्र किया जाता था। उस समय वो लोग उसे संग्रह करके उसे संरक्षित करते थे और उसे बाद में खाते थे। इस प्रकार हम इन यहाँ के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, और आप प्रश्नों को तो सॉल्व कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो आप अगर प्रश्न को सॉल्व नहीं किए हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके हमें बताइएगा कि इनके उत्तर क्या होते हैं, क्योंकि जब हम पाठ पढ़ें तो इन प्रश्नों को उत्तर आप सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें बताइएगा कि यह पढ़ना आपको कैसे अच्छा लगता है। तो हाँ, और ना तो ना, इसमें क्या सुधार की जरूरत है इसे भी बताइए। धन्यवाद।